अस्सलाम वालेकुम। यूएस हिस्ट्री कंसेप्ट सीरीज का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिव एरा। व्हाट वाज द प्रोग्रेसिव एरा? तो प्रोग्रेसिव एरा को जो यूएस हिस्ट्री का जो एरा है 1890 से लेके 1917 तक का एरा, उसको हम प्रोग्रेसिव एरा कहते हैं। प्रोग्रेसिव एरा को समझने के लिए इस एरा के दौरान ऑलमोस्ट ऑल जो सेक्टर्स हैं यूएसए के हवाले से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेक्टर, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंप्रूवमेंट्स बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब सिविल वॉर हुई 1860s में यूएसए के अंदर, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा आया। रिकंस्ट्रक्शन एरा के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे तो बहुत ज्यादा हुए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के जो बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, वो क्या थे? वो ये थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ खास कंपनीज ने सारे के सारे जो बिजनेस थे उनको मोनोपलाइज कर लिया। उन्होंने जो लेबर फोर्स है उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। फिर चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट आ गया, ठीक है जी। और जो वहां पे जो वर्किंग हॉर्स थे फैक्ट्रीज में, वो फिक्स नहीं थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पड़े आपके इन्वायरमेंट के हवाले से और वाइल्ड लाइफ के हवाले से। सिमिलरली जो पॉलिटिकल मशीनरी थी, वो जो कुछ बड़े बिजनेस मैन थे, उनको जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो दे रहे थे, और इस तरह जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें भी जो करप्शन है वो पेनिट्रेट कर गई। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने सरकारी ऑफिसर्स को पैसे दे के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सारे खुद ले लेते थे। इसी तरह जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट हो गया, और उनके बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स भी अराइज हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कुछ प्रोग्रेसिव लोगों ने, जो प्रोग्रेस चाहते थे, जो इंप्रूवमेंट चाहते थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा जी कि वी आर एबल टू मेक इंप्रूवमेंट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर्स। तो हम इनमें इंप्रूवमेंट्स क्यों ना लेके आए? तो कुछ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिनको मकरेकर्स का नाम दिया गया, ठीक है जी। और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, जिन्होंने ये बड़े बड़े बिजनेसेस को मोनोपलाइज किया हुआ था और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको नाम दिया गया, एक स्पेसिफिक टर्म दी गई, रॉबर्ट बैरन्स। रॉबर्ट बैरन्स एक उनको पर्सोनिफाई किया गया कि वो लोग जो अनफेयर बिजनेस या ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू जो वीक लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रोग्रेसिव आपका एरा स्टार्ट हुआ 1890 से, तो बातें इंप्रूवमेंट्स की स्टार्ट हुई 1890 से। लेकिन जो आपके प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट्स हैं, वो 3 प्रेसिडेंट्स आपके प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट्स हैं यूएसए के, जिन्होंने लार्ज स्केल के ऊपर इंप्रूवमेंट्स की सिस्टम के अंदर। नंबर 1 जो आपका प्रेसिडेंट है वो है थियोडोर रूजवेल्ट, जो रहा आपका 1901 से लेके 1909 तक। फिर 1909 में विलियम हॉवर्ड टैफ्ट आ गया, जो 1909 से लेकर रहा 1913 तक। और जो लास्ट आपका प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट था यूएसए का, वो था वुडरो विल्सन, जो 1913 से लेकर 1921 तक रहा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 भी जो प्रेसिडेंट थे वो वुडरो विल्सन थे, ठीक है जी। अब अगर हम इनके कुछ इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की, तो वो उन्होंने, अगर हम एग्जांपल लें थियोडोर रूजवेल्ट की, तो उन्होंने जैसे कि बहुत सी ट्रस्ट, जो बहुत सी कंपनीज थी जिनकी मोनोपोली थी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, उन्होंने उनके खिलाफ सूट्स फाइल करवाया और उनको डिसॉल्व करवाया। सेकेंडली उन्होंने प्योर ड्रग एंड फूड एक्ट जो है 1906 के अंदर वो पास करवाया कि जो प्लांट्स, जो बिजनेस फैक्ट्रीज प्रोसेसिंग फूड बना रही थी, उसमें वो जो मिलावट करते थे ताकि वो ना कर सके। सिमिलरली उन्होंने एक और एक्ट पास करवाया, द एल्किन एक्ट ऑफ 1903, के जो रे रोड के ऊपर जिन कंपनीज की मोनोपोली थी और वो अपने फेवरेट कस्टमर्स को कंसेशन देते थे, वो कंसेप्ट खत्म किया गया। सिमिलरली अगर हम बात करें विलियम हॉवर्ड थेफ्ट के रिफॉर्म्स के हवाले से, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल मशीनरी के अंदर करप्शन थी उसको हल करने के लिए बहुत से इकदाम उठाए। इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, जो पैसा चलाया जाता था, तो उन्होंने ऐसे लॉज बना दिए कि आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप जितना भी पैसा लगाएंगे आपको बताना पड़ेगा उसका सोर्स, और जो भी आप डोनेशंस पार्टीज को देंगे आपको वो भी बतानी पड़ेगी कि आपने कहां से ली है और आपने कितनी डोनेशन दी है। सिमिलरली उन्होंने 17 अमेंडमेंट पास हुआ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 17 अमेंडमेंट के बाद जो सेनेटर्स का इलेक्शन था वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, कि लाइक जो सेनेटर्स हैं उसको जो स्टेट के लोग हैं वो डायरेक्टली वोट देके चूज करेंगे। अर्लियर क्या था कि स्टेट की लेजिस्लेचर्स सेनेटर्स को चूज करती थी और उसके अंदर जो करप्शन का एलिमेंट था वो बहुत ज्यादा रहता था।
और अगर हम लास्ट प्रेसिडेंट की बात करें वुडरो विल्सन की, तो उन्होंने भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करवाई। फॉर एग्जांपल 18 अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने जो अल्कोहल था उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसकी कंजप्शन के ऊपर। सिमिलरली उन्होंने 19 अमेंडमेंट पास करवाई जिसमें खवातीन को राइट टू वोट दिया गया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो उस वक्त यूएसए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। और फिर जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म चली तो उसके रद्द अमल में उनको 19 अमेंडमेंट पास करनी पड़ी। सिमिलरली उन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन बनाया कि जो बिजनेस के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको चेक किया जा सके। तो इन शॉर्ट ये कि आपका जो प्रोग्रेसिव एरा है वो 1890 से लेके 1917 तक का था, कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी उस वक्त अमेरिकन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप के अंदर। उसके रद्द अमल में ये कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स ने अपनी आवाज उठाई और फिर एक बहुत बड़े लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे रिफॉर्म्स हुई। तो ये सारे एरिया को हम प्रोग्रेसिव एरा कहते हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें तो 3 प्रेसिडेंट थे। थॉडर रूजवेल्ट 26 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, विलियम हॉवर्ड टैफ्ट 27 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड वुडरो विल्सन 28 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। थैंक यू।